बार फिर आपको नमस्कार, वेलकम बैक। वॉर रूम में हमने बात की यूक्रेन ने जो तबाही मचाई है रूस के अंदर जाकर के, उसका एक हिस्सा रह गया कि अब इसका जवाब पुतिन कैसे देंगे, उस पर हम लोग अभी बात करते हैं कुछ मिनटों में। लेकिन आइए जरा आपको भारत पाकिस्तान के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ इसके कुछ अपडेट्स मैं दे दूं। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के माहौल में, जहां किसी भी वक्त आगे कुछ भी हो सकता है, ऐसे हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसके बीच में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ लंदन के लिए रवाना हुए और लंदन में नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की ताकत का जिक्र किया। मकसद खुद क्रेडिट लेना था एक्चुअली। नवाज शरीफ ने कहा कि उनकी पार्टी की सरकार में पाकिस्तान न्यूक्लियर ताकत बना, यह बात ठीक है। उन्हीं की सरकार में पाकिस्तान ने चीन की मदद से JF-17 जहाज बनाया, हो सकता है, और वो उनका मानना है कि ये बड़ा कारगर साबित हुआ और बड़ा काम आया पाकिस्तान के। हालांकि अपनी पूरी बातों में नवाज शरीफ ने कहीं भी भारत का नाम नहीं लिया। भारत पर कुछ भी बोलने से नवाज शरीफ साफ साफ बचते आए। लेकिन जब आप बात कर रहे हो कि मैंने पाकिस्तान को इतना ताकतवर बना दिया, तो जाहिर है आपका इशारा तो साफ है। सुनते हैं। मुस्लिम लीग ने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। मुस्लिम लीग ने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को JF-17 जहाज हमने चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान में जो है उसको बनाया, और ये एक मुश्तरका एफर्ट है चाइना और पाकिस्तान की, जिसका ये नतीजा मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। और इसके बाद मैं आपको अब बताता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद आसिम मुनीर की सेना का बड़बोलापन खत्म होने का नाम कैसे नहीं ले रहा। पाकिस्तान ने जनरल शाहिर शमशाद मिर्जा को सिंगापुर भेजा हुआ, उसी कॉन्फ्रेंस में जहां हमारे CDS साहब गए हैं। और ये जो है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं, यानी कि सीनियर जनरल हैं, और इन्होंने भी एक गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि तनाव और भी बढ़ सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैनेजमेंट के बजाय संघर्ष समाधान की ओर बढ़ा जाना चाहिए, नहीं तो इसका अभाव विनाशकारी होगा, दोनों देशों के लिए भी और दुनिया के लिए भी। अच्छा, संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चीफ जनरल मिर्जा ने सिंगापुर में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज की ओर से आयोजित सालाना शांग्रीला डायलॉग 2025 में यह बयान दिया था। एक और बड़ी बात यह है कि मिर्जा ने साफ कहा कि अब अगर हालात बिगड़ते हैं तो खतरा सिर्फ भारत की और पाकिस्तान की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरा भारत और पूरा पाकिस्तान खतरे में आ जाएगा। इसकी थोड़ी डिटेल में बात पहले सुन लें आप। Post Pahalgam, the threshold of an escalatory war has come dangerously low, implying greater risk on both sides, just not in the disputed territory, but all of India and all of Pakistan. This is extremely detrimental to investments, trading, and development needs of 1.5 billion people of both countries. Secondly, in future, given the Indian policies and polities extremist mindset, absence of a crisis management mechanism may not give enough time to the global powers to intervene and effect cessation of hostilities. They will be probably too late to avert damage and destruction. देखिए, पाकिस्तान का जनरल कह वही रहा है जो ये ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत से लगातार कर रहे थे। उस वक्त ये न्यूक्लियर की धमकी देते थे दुनिया को कि अगर लड़ाई हो गई तो हमारे पास न्यूक्लियर बम है, समांग फिर तुम लोग देख लेना, दुनिया को पता लग जाएगा। अभी भी वो वही काम कर रहे हैं, लेकिन बगैर न्यूक्लियर का नाम लिए। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अब अगर लड़ाई होगी तो आपको दुनिया को इतना समय नहीं मिलेगा कि आप बीच बचाव करके लड़ाई को रुकवा दें। दूसरा, उन्होंने कहा कि अब लड़ाई होगी तो पूरा पाकिस्तान टारगेट होगा और पूरा हिंदुस्तान टारगेट होगा। यहां एक गलती कर गए। पूरा पाकिस्तान तो टारगेट था, हमने वो टारगेट अचीव भी किया। पाकिस्तान में कौन सी जगह नहीं है जहां पर आपकी मिसाइल या बॉम्ब नहीं गिरा, और उल्टा भारत में वो ऐसा कुछ नहीं कर पाए। तो वो जो कह रहे हैं कि ऐसा होगा भविष्य में, पूरे दोनों देश जो हैं उनके अंदर कुछ भी हो सकता है, वो तो भारत ने ऑलरेडी अचीव करके दिखा दिया। सर, ये फिर आपको ब्लैकमेलिंग दिखी इस बयान में कहीं? ब्लैकमेलिंग से ज्यादा मैं बोलूंगा घबराहट दिखी है। अच्छा। और वो देखिए, दो स्टेटमेंट इनके इसमें बहुत अहम है। एक तो है कि ये ट्रेड पार्टनरशिप और ये तरक्की दोनों देशों की प्रॉब्लम तो ये कर रहे हैं जब से ये आर्टिफिशियल देश खड़ा हुआ है, ये प्रॉब्लम तो ये कर रहे हैं ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और ये सारी डेवलपमेंट इस इलाके की। आप यूरोप यूनियन को देखिए और कहाँ है हमारा ये पूरा, इस इलाके की जड़ है पाकिस्तान। दूसरा, उसने एक और स्टेटमेंट बोला था कि ग्लोबल रिएक्शन या ग्लोबल वर्ल्ड लीडर्स ये लड़ाई को नहीं रोक पाएंगे। ये सिर्फ ये साफ दिखाता है कि वो डिपेंडेंसी है
डिपेंडेंसी किस पे है कि लड़ाई रोके कौन? बाहर के देश वाले, जैसे ये ट्रम्प का ये बार बार नेम ले रहे हैं। इसलिए वो शहबाज शरीफ की स्पीच में कितनी बार बोला थैंक यू टू प्रेसिडेंट ट्रम्प, थैंक यू टू प्रेसिडेंट ट्रम्प। क्यों? क्योंकि जिस देश में ताकत है वो लड़ता है, वो आत्मसमर्थन नहीं करता है। सीज फायर का प्रपोजल इनसे आया तो बेसिकली ये एक धमका रहे हैं हमारे को कि हम ये कर देंगे, कोई नहीं हो सकता है। ये आप मेरे से आप लिख के लिए, मेरा विचार है कि पाकिस्तान कभी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं फायर करेगा। कारण, हर चीज का एक कारण होता है। ये जो जनरल्स हैं यही तो हैं जो पूरे इस इलाके को खराब कर रहे हैं। इनको फंडिंग आती है बाहर देशों से, सारा पैसा ये लेके ये अपनी जेबों में भरते हैं, अपना ये ध्यान देते हैं। इनकी फैमिलीज बाहर देश में जाती हैं, हर पाकिस्तान का चीफ और जनरल बाहर देश में चला जाता है। तो क्या ये न्यूक्लियर वेपन फायर करना चाहेंगे जब भारत इनको तो बिल्कुल बर्बाद कर देगा? नहीं, क्योंकि अगर ये हमने बर्बाद कर दिया तो ये जो ऐश और अयाशी की जिंदगी जिन्होंने सोची है अपनी फैमिली के लिए, वो नहीं मर जाएंगे। तो ये बिल्कुल कभी नहीं करेंगे। ये बस एक धमकाते रहते हैं। और भारत का इस टाइम मैं सराहना दूंगा कि हम न्यूक्लियर थ्रेट और ये न्यूक्लियर बोगी के चक्कर में नहीं पड़े। हमने अपनी काबिलियत दिखा दी है और पूरा देश एकजुट होकर खड़ा हुआ है। तो ये पाकिस्तान की ये जो बार बार बोलना कि हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं, ये थ्रेट है। वैसे तो सर चर्चाएं तो ये भी हैं कि जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन है वो पाकिस्तान के हैं भी कि नहीं। कई लोग मानते हैं वो इनके नहीं है, वो अमेरिका के ही हैं। बटन भी अमेरिका के ही पास है, उसने वो किसी और पर्पज से रशिया के नजदीक होने की वजह से शायद वहां रखे हो। ये एक थ्योरी जो है ये भी चलती है। और मैंने इनके एयरफोर्स के एक सीनियर अफसर का भी एक बयान देखा सर, मतलब रिटायर्ड, वो क्या बता रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे एयरबेस पर अमेरिका का जहाज उतरा और उसमें क्या सामान था ये हमें पता नहीं था। तो हमारे एयरबेस के सीनियर लोगों ने उनसे जाकर के पूछा अमेरिकी डिफेंस के लोगों से, भाई इसमें क्या है, आप हमको बता दें। उसने कहा नहीं सॉरी वी कैन नॉट डिस्क्लोज, ये आपको नहीं बता सकते हम। और हमारे एयरबेस पे तुम जहाज उतार के अपना सामान निकाल ला रहे हो और हमें ही नहीं बता रहे हो क्या है। और बात जब इन्होंने इंसिस्ट किया और बात आगे बढ़ गई तो उसने रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर ने बताया कि वो अमेरिकी ने पिस्तौल निकाल ली अपनी पाकिस्तान के एयरबेस पे, पाकिस्तान के अफसर के ऊपर पिस्तौल तान दी उसने कि आई विल यू हैव नो राइट टू आस्क मी व्हाट इज इन दिस एंड वी विल नॉट टेल यू। तो ये तो इनकी हालत है और ये तो इनकी डिपेंडेंस है। अब सर अब वो ये कह रहे हैं कि अब अगर लड़ाई हो गई तो दुनिया को बीच बचाव करने का मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल सौरभ, देखिए ऐसा है, ऑप संधूर के दौरान भारत ने ये दर्शा दिया कि ये ओल्ड इंडिया नहीं है, ये ओल्ड हमारा रिस्पॉन्स मैकेनिज्म नहीं है। अभी तुम कुछ करोगे तो हम तुम्हें घर में घुस के मारेंगे। और घर में घुसने का मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर तुम कहीं भी होगे वहां ढूंढ के मारेंगे हम तुमको। और वो हमने करके दिखाया। हमने 22 अप्रैल के बाद जो इन्होंने पहलगाम के अंदर कांड किया, हमने इनके 9 चुने हुए टेररिस्ट मरकजों को चुन चुन के मारा। जब कहाँ मारा? पूरे पाकिस्तान के अंदर, चाहे पंजाब हो चाहे पीओके के अंदर हो, इनके जितने लीडिंग इनकी जो तंजीमें थी उनको हमने हिट किया। और उसके साथ साथ में जब इन्होंने एस्केलेट किया तो हमने इनकी सारी की सारी जो मेन एयर बेसिस हैं उनके ऊपर हमने बिल्कुल स्टिक वार करके भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन सर आपको एक सेकंड और, तो अभी उससे इनको ये हो गया कि साहब द टाइम ऑफ एस्केलेशन, जिसका एस्केलेटरी लेडर का टाइम बहुत कम हो गया। अभी शुरू होते ही आप तो घर में आके बम मार देंगे तो हम कौन सी दुनिया में रोने जाएंगे कि हमको बचाओ। तो इनके पास समय नहीं बचा अभी किसी को इंटरवीन करने का, इसलिए वो घबराया हुआ है। सर अब मैं उस सवाल पे आ जाऊं जिसकी वजह से पूरे इस वक्त सोशल मीडिया पे आग लगी हुई है। एक आप लोग समझ गए होंगे। आप प्लीज बोलिए, फिर आता हूं उस सवाल पे। इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोली थी कि अब इनके पास कोई भी क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज्म, इनके पास नहीं, विश्व के पास क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज्म नहीं है। ये दर्शा रहे हैं कि हमने तो आतंकवादी हमला करना है और जब हम करेंगे हम सबको बोलेंगे हम बम फोड़ देंगे, लेकिन कोई भी ऐसा क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज्म इंटरनेशनली नहीं है जो रोक सके इसको एस्केलेट होने में और एक प्रॉपर ऑपरेशंस बनने में। अब सर सवाल है कि जो हमारे सीडीएस साहब उसी प्रोग्राम में थे जिसमें ये पाकिस्तान के जनरल का बयान हमने दिखाया शांग्रीला डायलॉग्स में, और वहां उन्होंने 2-3 इंटरव्यूज दिए और वहां उन्होंने ये कहा कि सवाल पूछा गया कि आपके क्या जहाज गिरे, तो उन्होंने कहा कि सवाल ये नहीं है कि हमारे जहाज
गिरे या कितने गिरे, सवाल यह है कि इसके बाद हमने अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बदली और हमने कैसे कामयाबी से फिर अपने जहाज़ों को फिर से रीडिप्लॉय किया। अब इस वक्त पूरी दुनिया इस बात में लगी हुई है कि इंडिया के जनरल ने मान लिया कि भारत के जहाज़ गिरे ऑलरेडी, ऑल्दो उन्होंने कोई स्पेसिफिक कुछ नहीं बोला, और जितना बोला वो उतना ही है जो इससे पहले आपके एयर ऑप्स के जो डीजी थे, एयर ऑप्स डीजी बोलते हैं, डीजी एयर ऑप्स, हाँ डीजी एयर ऑप्स, एयर मार्शल भारती, उन्होंने कहा था कि लॉसेस आर पार्ट ऑफ कॉम्बैट, और कॉम्बैट में आप युद्ध में हो और नुकसान होता है। लेकिन इसको कुछ लोग जो है एडमिशन के तौर पर कह रहे हैं कि भारत का एडमिशन है कि हमारे जहाज गिर गए। क्या कहेंगे इस पे? और बिल्कुल ये भारत का कोई एडमिशन नहीं है, ये भारत की शक्ति दिखाता है। देखिए साफ जाहिर है हम तीनों यहाँ डिफेंस के हैं। आर्मी जब लड़ाई करती है या एयरफोर्स जब करती है, हमारा मिशन ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होता है, हमारा ध्यान उस पर होता है। जैसे मैं इन्फेंट्री वाला हूं, मेरे को अगर ये पहाड़ी कैप्चर करनी है, मेरा बस एक ही मकसद है, वो मेरे को पहाड़ी कैप्चर करना है। कैसे वो तरीके हम सोचते हैं। अब उसमें कैजुअलिटीज तो जाहिर है होगी, कौन सी दुनिया की लड़ाई में कोई कैजुअलिटी नहीं। आप ये देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एलाइड फोर्सेस की इतने जहाज गिरे, आपने फिलहाल भी देख लिए। जब ये बिन लादेन को रेस्क्यू करने गए थे तो एक हेलीकॉप्टर खराब तो हो गया एक था। हेलीकॉप्टर इनका क्रैश हो गया था। तो इसमें तो कोई अंत नहीं है, ये हो जाते हैं, टेक्निकल एरर्स हो जाते हैं, कॉम्बैट एरर्स हो जाते हैं। और वही उन्होंने बोला कि अगर कोई कॉम्बैट एरर हुआ है उससे हम सीख रहे हैं और नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। और उसका प्रूफ ऑफ पुटिंग उसी दिन मिल गया कि जब हमने उसके बाद जितने भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग की है, 10 तारीख को तो हमने सॉलिड की थी, 9-10 वाली रात को, आपने देख लिया उनके हार्ट ऑफ पंजाब में हमने इनको ध्वस्त कर दिया था सारे इनके। और उसमें फाइटर एयरक्राफ्ट यूज हुए, बिल्कुल 10 तारीख वाले में। सारी फाइटर एयरक्राफ्ट है। आप ये देखिए, क्योंकि ये आपकी जो ब्रह्मोस मिसाइल भी हैं वो एयर लॉन्च्ड है मोस्ट ऑफ देम, कुछ हो सकता है ग्राउंड बेस भी गई हैं ये SU-30 वगैरह से। तो कहने का मतलब है हमने सारी मिसाइल्स यूज की हैं, एयरफोर्स का इसमें पोटेंशियल दिखा है और CDS ने साफ लफ्जों में बता दिया कि हमने उसको किया। और उसके बाद हमने जो अचीव किया है पाकिस्तान हार्टलैंड में घुस के, तो कहने का मतलब है वॉर का देखिए एंड में सब एक ही सवाल पूछते हैं, लड़ाई का अंत क्या हुआ? लॉसेस कोई नहीं देखता है। बिल्कुल। लड़ाई का अंत ये हुआ है कि पाकिस्तान घुटने पे आके उसने इंडिया के DGMO को कॉल करके बोला हम सीज फायर चाहते हैं। हमने पाकिस्तान के पंजाब में हार्टलैंड में घुस के मारा है, उनके 13 एयर बेसेस को मारा है, वो हमने प्रूव करके दिखा दिया है। वो क्या कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। तो ये जो एक ये बस एक ये बोलते हैं ना, ऑब्जेक्टिव को कोई नहीं देख रहा, मिशन को कोई नहीं देख रहा कि ये जहाज को देख रहा है, वो तो कॉम्बैट में गिरेंगे। अच्छा, इसमें हमारे यहाँ बहुत लोग भी यही सवाल पूछ रहे थे जब से 7 तारीख का मिशन हुआ। अब ये कोई लैक ऑफ थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक कल्चर पे, हम लोग ब्रेक से पहले ही बात कर रहे थे, वो ये है कि लोग गिनने लगते हैं कि अच्छा हमारा उसके कितने जहाज गिरे, हमारे कोई जहाज गिरा कि नहीं गिरा, बजाय जो जनरल साहब ने कहा कि ये देखिए कि आप जो करने निकले थे वो पूरा कर पाए कि नहीं कर पाए। एक बार दत्ता साहब। देखिए सौरभ, ऐसा है जो मिशन जो था, क्या दिया गया था हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा कि टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया जाए, ठीक है ना। तो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया गया और चुन चुन के हमने उनके टारगेट को एंगेज किया। अब मेरे को आप ये बताइए कि जब हमने 9 टारगेट चुन के पाकिस्तान के अंदर हमने एंगेज करे, तो क्या वो टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ? क्या हमारे हवाई जहाज या जो हमारी मिसाइलें गई वो पाकिस्तान के अंदर घुसी कि नहीं घुसी? क्या कोई हमारा हवाई जहाज पाकिस्तान के अंदर गिरा? क्या हमारा कोई पायलट कैप्चर हो गया? क्या हमारा कोई पायलट मारा गया? अभी जब लड़ाई के दौरान कोई नुकसान होता है, वो टेक्निकल रीजन हो सकता है, इक्विपमेंट फेलियर हो सकता है, और कोई वेदर कंडीशन हो सकती हैं, बर्ड हिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमारा कोई लॉस हुआ भी हो तो किसी भी कारण से हो सकता है, लेकिन वो एनिमी को क्रेडिट नहीं जाता उसका। अगर हमने कोई प्लानिंग किया, हमें लगा कि दुश्मन उसका रिएक्शन कर रहा था, हमने अपना टैक्टिक चेंज किया ताकि वो अगली बार उतना भी रिएक्शन ना कर पाए, हमने जाके ठोका और उनकी सारी स्ट्रेटेजिक एयर बेसिस को हमने तबाह किया। कहने का मतलब ये है, क्या CDS साहब ने कोई नई बात बोली, कोई रहस्य कोई कुछ नहीं बोला, उन्होंने वही रिपीट किया जो हमारे ब्रीफिंग के दौरान DGMO और जो एयरफोर्स के जो ऑपरेशन ऑफिसर ने बताया था, भारती साहब ने, बिल्कुल वही चीज उन्होंने दोहराई है कि हमने, ये आप भूल जाइए कितना नुकसान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने अचीव क्या किया। और जैसे मिनिस्टर साहब बता रहे थे, अगर जब मिलिट्री को एक ऑब्जेक्टिव मिलता है, हम वो ऑब्जेक्टिव कैप्चर करने के लिए लड़ते हैं, उसके अंदर 5 मरेंगे, 10 मरेंगे, 20 मरेंगे, कुछ नहीं। कैप्चर टाइगर हिल बाय 400 आवर्स, वो होता है, हमने उसको कैप्चर करना है, चाहे 10 मरे, 20 मरे, 100 मरे।
अरे और ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक नाइंसाफी भी है हमारे इसमें, क्योंकि जब बिल्कुल ठीक आपने कहा, जब कारगिल की पहाड़ियां चढ़ रहे थे तब कोई आपने चोटी कैप्चर करी, कितने हमारे शहीद हुए उस टाइम पर एक ऑपरेशन के अंदर, उसकी कोई थोड़ी बात होती थी। आप ये बताते थे कि हमने चोटी कैप्चर कर ली। बिल्कुल एंड में सब यही पूछते हैं। तो अब लेकिन सर जो उन्होंने ये कहा कि हमें अपनी टैक्टिक्स हमने थोड़ी बदली, तो क्या मतलब उसका मतलब क्या हुआ? मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताता हूं कि देखिए जब भी हम कभी अटैक करते हैं किसी भी सिस्टम को, जहां हमारे जो वेपन सिस्टम दूसरी टेरिटरी में जाते हैं, तो हम पहले सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस करते हैं, यानी कि हम उनके रेडार्स को, उनके एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स को, उनके वो वाले हवाई जहाज जो हवा में उड़ रहे हैं उनको सप्रेस करते हैं। उसके बाद हम मिशंस को ऑपरेट करते हैं। लेकिन इस बार जो हमने किया, क्योंकि हमारा एम क्या था? हमारा एम था कि हम वो 9 टारगेट सिस्टम्स को अटैक करें जिसमें टेररिस्ट और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम नहीं चाहते थे कि हम इसको एस्केलेट करें मिलिट्री डोमेन में या फिर सिविल डोमेन में। तो इसका क्या मतलब है? अगर कोई भी लॉस हुआ है, और हमें यह भी नहीं पता कि किसका लॉस हुआ है। अगर आप देखिए एंड में जो बोलते हैं सीडीएस साहब, वो ये कहते हैं एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। जब उन्होंने पूछा कि क्या 6 जहाज गिरे, हाँ, उसने कहा 6 जहाज गिरे, उन्होंने कहा एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि हमने अपना एम अचीव किया है और अचीव इफेक्टिवली किया है, और हम अपने टैक्टिक्स चेंज करते रहते हैं। हम तो करेंगे, सिचुएशन के हिसाब से हम अपने टैक्टिक्स को चेंज करेंगे। चलिए मैं आपको अब कुछ आप ऐड कर रहे थे इसमें? हाँ, मैं इस पे एक और ये ऐड कर रहा था कि जैसे इन्होंने बताया बहल साहब ने, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस होता है। ये डिस्ट्रक्शन जो होता है वो एक बहुत बड़ा ऑफेंसिव एक्शन होता है। हमारा मुद्दा क्या था? पाकिस्तान को पता था कि भारत की सरकार ने फैसला ले लिया तो कुछ ना कुछ तो होगा। उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि ये पाकिस्तान पंजाब में ये मुरीदकी और भावलपुर पे अटैक होगा, कल्पना नहीं की थी। तो उनकी भी एयर कॉम्बैट पेट्रोलिंग वगैरह चल रही थी। हमारा मकसद ये था कि सरप्राइज ना लॉस्ट हो, इसीलिए हमने उनके डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस को नहीं किया। अगर वो पहला कर देते तो हम उनको अलर्ट कर देते। तो कहने का मतलब है ये एक स्ट्रैटेजी है, एक सरप्राइज फैक्टर है। जिस प्रकार आपने देखा रशिया ने ये जो यूक्रेन ने किया, ये कैसे अचीव किया, सरप्राइज लड़ाई में बहुत बड़ी अहमियत रखता है। तो ये सरप्राइज फैक्टर को देखते हुए इन्होंने, और फिर बाद में बोला हमने अपनी टैक्टिक्स को चेंज किया है। वही वेपन्स को हमने फिर स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से किया, और आपने देखा वो उसका प्रभाव 9-10 की रात को कितना सॉलिड हुआ था। उनके न्यूक्लियर बेस तक, वहां तक हमने हमला कर दिया था। तो ये साफ जाहिर है कि हमने टैक्टिक्स चेंज किए और कॉम्बैट में कुछ ना कुछ तो होगा। फाइनल रिजल्ट याद रखिए बस। अच्छा, भारत के जो ऑल पार्टी डेलीगेशंस दुनिया भर में जाकर पाकिस्तान के बारे में बता रहे हैं, उसकी पोल खोल रहे हैं, इसमें असदुद्दीन ओवैसी वो बहुत करारे तमाचे मार रहे हैं पाकिस्तान को। ये अल्जीरिया में थे और ओवैसी ने वहां जाकर के कैसे दुनिया का घोषित आतंकी ज़कीउर रहमान लखवी, कहने को तो पाकिस्तान की जेल में बंद था, लेकिन इस दौरान क्या हुआ वो आपको वो खुद बता रहे हैं। और ये उनका तरीका था दुनिया को बताने का कि ये है पाकिस्तान, और ये है पाकिस्तान की आतंकवाद के खिलाफ सो कॉल्ड लड़ाई, जिसके बारे में वो दुनिया को बेवकूफ बनाता है, उसकी सच्चाई सुनिए। And in fact, there was this one terrorist called Zakir Rahman Lakhvi. No country in the world will allow a terrorist who's facing a terror charge. He gave birth to a son while sitting in a prison. So when Pakistan was put in grey list, immediately the trial progressed. कहें कि ये जो जिसकी वजह से या जो ये एक आतंकवादी इसने भारत में, ज़कीउर रहमान लखवी ने भारत के ऊपर जो 26/11 का हमला था उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ था, और उस वक्त दुनिया का दबाव पड़ा तो इसको जेल में डाल दिया। जहां वो कह रहे हैं कि ये जेल में वो बाप बन गया। बिल्कुल, बताइए आप, ये पाकिस्तान है। ये बिल्कुल मैं कमेंट करना चाहूँगा वैसी साहब को कि जो असली पोल पाकिस्तान की ये खोल रहे हैं दुनिया में, वो बेमिसाल है। और ये पूरी दुनिया को असल में समझना चाहिए कि आप लगातार उनको IMF का लोन दे रहे हैं, आप वर्ल्ड बैंक से देते चले आ रहे हैं। वो ऑलरेडी एक आतंकवादी देश है जो लगातार पूरी दुनिया में जहाँ भी आतंकवाद का हमला हुआ उसमें किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान लिप्त है। और अफसोस की बात तो ये है, कई शक्तियाँ जो दुनिया में है इस देश का इस्तेमाल कर रही हैं, इस देश का इस्तेमाल करके अपने हित साधने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये भी अब मान के चलें कि ये नेटो का नॉन नेटो मेंबर है पाकिस्तान। किस बात के लिए है ये
किससे लड़ना है नेटो ने इस इलाके के अंदर? बिल्कुल सही। और जो चीन के साथ अगर उनको लड़ना भी हो तो चीन ने तो इसको पाल रखा है, ये चीन का पप्पू है ये। तो आप जागिए, ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जी सर। आप एक किसी इल्यूजन में है बिल्कुल।